सुबह नाम के एक गांव में आत्माराम नाम का एक आदमी रहता था। उसने बड़ी मेहनत से कुछ पैसे कमा के एक बाइक खरीदी थी। उस बाइक की सवारी करते हुए वो सोच रहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन इस तरह अपनी खुद की बाइक चलाऊंगा। आज मैं कितना खुश हूँ। अब मेरे पास एक नई बाइक है। कितना अच्छा होता अगर मेरे पीछे कंधे पर हाथ रखकर एक लड़की बैठी होती। उसने काफी देर तक उस बाइक को चलाया और फिर देर शाम अपने घर के सामने एक पेड़ के नीचे अपनी बाइक खड़ी की। उस रात एक भूतनी जो उस पेड़ पर रह रही थी, उसने सोचा, लगता है आत्माराम ने नई बाइक खरीदी है और बड़े मजे कर रहा है। उसे चलाकर इस बाइक को देखकर मेरा भी घूमने का दिल कर रहा है। ये सोचते हुए उस भूतनी ने अपने जादू से उस बाइक को स्टार्ट किया और उस पर बैठकर जाने लगी। बाइक को चलाते हुए वो गाने गुनगुनाने लगी। तेरी बाइक चलाई जाने ओ सन सन वे चिट्टा दे दे टाना। काफी देर तक चलाने पर बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया और वो आत्माराम के घर के पास रुक गई। ये क्या, ये तो अचानक रुक गई। लगता है इसमें पेट्रोल खत्म हो गया है। खैर, मैं तो सही जगह पहुंच ही गई हूँ। चले ना चले मेरी बला से। ये सोचते हुए उस भूतनी ने बाइक को वापस पेड़ के पास रख दिया। अगले दिन सुबह आत्माराम ने अपनी बाइक बाहर निकालने की सोची, क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया था। वो स्टार्ट ही नहीं हुई। अरे, मैंने तो कल ही पूरा टैंक भरवाया था, फिर उसमें पेट्रोल कैसा खत्म हो गया? ये सोचते हुए वो अपने घर के अंदर से पेट्रोल ले आया और बाइक में डाला। वो दिन भर बाइक पर घूमता रहा और शाम में फिर पेड़ के पास लाकर बाइक खड़ी की। उस रात वो भूतनी आई। इस बाइक को चलाने में कितना मजा आया था, आज भी हो जाए जरा। ये सोचते हुए उस भूतनी ने फिर से अपने जादू से बाइक को शुरू किया और बाहर निकल गई। एक अधेड़ उम्र का आदमी सड़क पर चल रहा था। उसे देखकर वो भूतनी उसके पास गई और उससे कहा, दादाजी, आप थके लग रहे हो, बाइक पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। लेकिन वो तो उसे देखकर डर गया और चिल्लाने लगा, भूत। इस तरह चिल्लाते हुए वो वहां से भागने लगा। बेचारा बूढ़ा आदमी, लगता है मुझसे डर गया है। फिर वो भूतनी वहां से चली गई। अगले दिन आत्माराम अपनी बाइक के पास आया और सोचने लगा, आज भी मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। लगता है कि कोई जानबूझकर कर रहा है। आज रात पता लगाता हूँ। ऐसा सोचते हुए वो उस रात एक जगह छिप गया और देखने लगा। भूतनी ने उसे पहले ही देख लिया और सोचने लगी, वो बाइक पर नजर रखे है, अब मुझे क्या करना चाहिए? ये सोचते हुए वो भूतनी एक सुंदर लड़की में बदल गई और वहां आई। उस लड़की को देखकर आत्माराम उसके पास आया। ओह, तो तुम मेरी बाइक से पेट्रोल चुरा रही थी? कौन हो तुम और ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे माफ कर दो, मुझे बाइक चलाना बहुत पसंद है। ऊपर से पूरे गांव में किसी के पास नहीं इतनी अच्छी बाइक ना जो तुम्हारे पास है, इसलिए मैं एक नकली चाबी से तुम्हारी बाइक शुरू करके ले जाती हूँ। बुरा मत मानो, तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। ओह, ऐसा क्या? इतनी खूबसूरत लड़की मेरी बाइक को छूती है। मैं बड़ा लकी हूँ। तुम चाहो तो रोज आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी बाइक पर राइड करा दूंगा। सच? तो चलो फिर चलते हैं ना बाइक पर। आत्माराम झट से बोला, हाँ हाँ बिल्कुल चलो। फिर आत्माराम और वो लड़की राइड पर निकल गए। क्या बात है, मेरा इतने दिनों से जो अरमान था आज पूरा हुआ। एक खूबसूरत लड़की पीछे बैठी है। इस तरह वो बड़ा खुश हुआ। लड़की के रूप में वो भूतनी सोचने लगी, पाजी आत्माराम। इस तरह ये हर रोज की बात हो गई। वो भूतनी उस लड़की का रूप लेकर आती और फिर दोनों बाइक की राइड पर निकल जाते। आत्माराम को उस लड़की की सच्चाई पता नहीं थी और उसे उससे उल्फत हो गई। एक दिन उसने उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहा। उस रात वो उस लड़की का इंतजार कर रहा था। इसी बीच वो लड़की वहां आ भी गई। तब आत्माराम ने उससे अपने दिल की बात कह ही दी। लड़की बोली, मैं भी तुमसे आज यही कहने आई थी, लेकिन पहले तुम ही ने कह दी। ये सुनकर आत्माराम बेहद खुश हो गया। देखो, आज मैं चलाऊंगी बाइक।
ठीक है। जब वो दोनों बाइक पर थे, उस लड़की का चेहरा हैंडल के आईने में एक भूतनी का दिखा, जिसे देखकर आत्माराम चिल्ला पड़ा, ये क्या है, तुम एक भूतनी की तरह लगती हो। तुरंत वो लड़की एक भूतनी में बदल गई। मैं एक भूतनी हूँ, लेकिन अब हूँ तुम्हारी प्रेमिका। आज से हम दोनों प्रेमी प्रेमिका है। तू मेरा तोता, मैं तेरी मैना, माने ना क्यों कहना। आत्माराम घबरा गया। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज मुझे छोड़ दो। ये कहते हुए वो वहाँ से भाग ही गया। अरे रुको तो, बाइक नहीं चाहिए क्या तुमको? मुझे नहीं चाहिए वो बाइक, और तुम भी नहीं चाहिए हो। तब तो आज से ये मेरी बाइक हो गई। इस तरह वो भूतनी बड़ी खुश होकर फिर से बाइक पर चढ़कर सैर के लिए निकल गई। सानू वे जिट्टा दे। शिवपुर नाम के गांव में सोमू और लक्ष्मी नाम का एक विवाहित जोड़ा रहता था। उनका एक बेटा और एक बेटी थी, लेकिन वो परिवार बहुत गरीब था। फिर भी सोमू ने बड़ी मेहनत की और अपने बेटे समीर को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, लेकिन बेटी अमृता पर उतना ध्यान नहीं दिया। एक दिन समीर ने आकर अपने माँ बाप से कहा, माँ बाबा, मुझे नौकरी मिल गई है। ये तो बड़ा शुभ समाचार है बेटे, तुम्हारी नौकरी से हमारी गरीबी मिट जाएगी। हमारा बेटा बहुत प्रतिभाशाली है, तभी ना मिल गई इतनी जल्दी नौकरी। आज से यही संभालेगा घर की सारी जिम्मेदारियां और साथ ही अपनी छोटी बहन को भी। कुछ दिन बीत गए। समीर ने अपनी पसंद से एक बड़े घर की लड़की माहिता से शादी कर ली और अपने माँ बाप को छोड़कर अपने सास ससुर के साथ रहने लगा। इससे सोमू और लक्ष्मी को बहुत बड़ा झटका लगा। एक दिन सोमू अपने खेत में काम कर रहा था, अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ा और चल बसा। अपने बाबा की मौत की खबर मिलने पर भी समीर घर नहीं आया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन एक साहूकार सोमू के घर आया और लक्ष्मी से कहा, देखो लक्ष्मी, मुझे इस समय ये बात करने के लिए माफ कर देना। बहुत साल पहले तुम्हारे पति ने मुझसे पैसे उधार लिए थे, अब वो नहीं रहा। मुझे वो पैसे चाहिए, किसी भी तरह मेरे पैसे लौटा दो। साहूकार जी, मुझे कुछ दिन दीजिए, मैं अपना खेत बेचकर आपके पैसे जरूर लौटा दूंगी। ये सुनकर साहूकार ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। माँ, हम अपना खेत क्यों बेचेंगे भला? एक बार भाई से बात करो ना। वो तो अपने बाप की मौत पर 2 आंसू बहाने नहीं आया, तुझे क्यों लगता है वो हमारी मदद करने आएगा? ये कहते हुए वो अंदर चली गई। मुझे एक बार भाई के पास जाना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो वहां गई और बोली, भैया कैसे हो तुम पापा की मौत का सुनकर मिलने भी नहीं आए? क्यों भैया, तुम्हें हम याद नहीं रहे हैं क्या? समीर बोला, तुम फौरन यहाँ से चली जाओ, मेरा वहां कोई नहीं है, मेरा परिवार यहाँ है। तुम पैसा मिलने से बदल गए हो भैया। मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहने और इस आलीशान घर के मजे लूटने नहीं आई थी, मैं सिर्फ तुम्हें हमारे घर के हालात बताने आई थी। इस तरह उसने बताया कि क्या हो रहा है। तुरंत समीर अंदर गया और कुछ पैसे लेकर आया और उन्हें अमृता के सामने फेंक दिए। ये देखकर, क्या तुम मुझे भीख दे रहे हो भैया? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे जीवन का सबक सिखाया है। ये कहकर वो बेहद उदास होकर घर चली गई, लेकिन सोचती रही उसके भाई ने जो किया। माँ, मैं खेती का काम करूंगी, अपने खेत जोतूंगी और फिर उस साहूकार का पैसा लौटाऊंगी। लेकिन तुम कैसे करोगी ये काम बेटा? इसमें कुछ नहीं है माँ, मैं इसे अपनी थोड़ी सी समझ लगाकर कर सकती हूँ। अगर हमने अपने खेत ही बेच दिए तो अपना जीवन कैसे बसर करेंगे? मैं मेहनत करके पैसा कमाऊंगी। ये कहकर अमृता खेत चली गई। उसने खेती का काम शुरू कर दिया और शाम तक वहीं रही। इस तरह 2 दिन बीत गए। वो साहूकार फिर उनके घर आया। साहूकार, मैं अब अपना खेत जोत रही हूँ, फसल की कटाई से जो पैसे मिलेंगे सारे आपको दूंगी। मुझ पर भरोसा कीजिए, मुझे बस एक मौका दीजिए। उसकी बात सुनकर साहूकार मान गया और वहां से चला गया। अमृता ने कड़ी मेहनत की और खेत को भली भांति जोता और कुछ महीनों बाद लहलहाती फसल की कटाई की। उसे अपेक्षा से ज्यादा मुनाफा हुआ। अमृता ने साहूकार को वादे के मुताबिक सारा पैसा लौटा दिया तो सारे ग्रामीण उसकी बात करने लगे। अपने पिता की मृत्यु के बाद अमृता ने अपने परिवार की हालत सुधारने के लिए कितनी मेहनत करी और फसल खड़ी करके दिखा दी। लड़का तो बस नाम का पढ़ा लिखा ही निकला, स्वार्थी बनकर इन्हें छोड़ गया। इस तरह सबने तहे दिल से अमृता को सराहा। अमृता की माँ खुशी से गदगद थी।
हमने सोचा था कि बेटा पढ़ लिख कर हमें गरीबी के नरक से बचाएगा, लेकिन उसने तो जीते जी नरक के दर्शन करा दिए। लड़की होते हुए भी तुमने इतनी मेहनत की और अपने परिवार की निस्वार्थ रूप से मदद की। ये कहते हुए वो रो पड़ी। ऐसे रो मत माँ, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना। हमारे साथ अच्छा हुआ क्योंकि ईश्वर ने हम पर दया दिखाई। शांत हो जाओ माँ। इस तरह अमृता ने अपने मनोबल से अपने परिवार को कठिन परिस्थिति से उबार लिया। समीर को अपने पैसों पर घमंड हो गया और उसने अपने माँ बाप की उपेक्षा की। लेकिन पैसा हमेशा रहने वाली चीज नहीं है, जैसे हमारा जीवन हमेशा नहीं रहने वाला है। इसीलिए रिश्तों और मर्यादाओं को छोड़ना किसी भी तरह से सही